जहां एक पूरा देश बर्बादी के कगार पर खड़ा था और उसकी किस्मत टिकी थी सिर्फ 52 टन सोने पर। ये कहानी है नॉर्वे की, साल 1940 की, जब जर्मनी ने वहां हमला बोल दिया था। लेकिन उनकी असली नजर थी नॉर्वे के सेंट्रल बैंक में रखे उस खजाने पर, जो अगर जर्मन फौज के हाथ लग जाता तो नॉर्वे के पास कुछ भी नहीं बचता। कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल की एक सुबह से, जब राजधानी ओस्लो में हर कोई अपनी जिंदगी में मगन था। वहीं एक तरफ हेडरिक नाम का एक शख्स अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहा था, जब अचानक सायरन बज उठता है। सायरन का मतलब था खतरा बहुत करीब है, जर्मन सैनिक शहर में घुस चुके हैं। डर और घबराहट में फेडरिक का परिवार एक बंकर में छिप जाता है और पूरी रात वहीं बिताता है। अगली सुबह फेडरिक की पत्नी जरूरी सामान पैक करने लगती है ताकि वो लोग किसी सुरक्षित स्थान जा सके। लेकिन तभी फेडरिक कहता है कि उसे ऑफिस जाना है, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो अगर दुश्मन के हाथ लग गए तो देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसकी पत्नी उसे रोकती है, लेकिन फेडरिक जानता है कि देश पहले है। दूसरी तरफ नॉर्वे के सेंट्रल बैंक में अफरा तफरी मच चुकी है। बैंक के पास जो 52 टन सोना है उसे वहां से निकालना बेहद जरूरी है। बैंक गवर्नर आदेश देता है, जितनी गाड़ियां मिले सब ले आओ, हमें ये सोना फौरन लिलहैमर भेजना होगा। उधर जर्मन सेना की भी एक बड़ी चालाकी चल रही थी। एक जर्मन ऑफिसर मेजर आटो, जो एक जहाज डूबने के बाद जिंदा बच गया था, जंगल पार करके ओस्लो की तरफ बढ़ता है। इसी बीच फेडरिक ऑफिस पहुंचकर जरूरी फाइलें जला देता है ताकि दुश्मन कोई सुराग न पा सके। तभी फाइनेंस मिनिस्टर ऑस्कर का कॉल आता है, जो कहता है कि उसे किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत है जो उसे देश से बाहर निकाल सके। दोनों पुराने फ्रेंड थे और अब वक्त था जब दोस्ती की असली परीक्षा थी। फेडरिक अपना परिवार छोड़कर फर्ज को चुनता है। जब वह घर लौटता है तो वहाँ कोई नहीं होता, बस एक चिट्ठी होती है जिसमें लिखा था कि वो लोग सुरक्षित निकल गए हैं और उसे भी जल्दी आना चाहिए। दूसरी ओर बैंक का एक अफसर एक कार चुराने की कोशिश में पकड़ा जाता है, लेकिन जब वो असली वजह बताता है कि सोना देश से निकालना है तो लोग मदद के लिए आगे आते हैं। लेकिन अब खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने यह सारी बातचीत सुन ली है। अब बैंक से सोना गाड़ियों में लादा जा रहा है। वक्त बहुत कम है और हर मिनट कीमती है। यह सिर्फ सोना नहीं है, यह नॉर्वे की आजादी और भविष्य का सवाल है। तभी शहर के ऊपर अचानक जर्मन प्लेन मंडराने लगते हैं और आसमान से बमों की बारिश शुरू हो जाती है। हर कोई इधर उधर भाग रहा है और उसी बीच बैंक का गवर्नर इंगवार को एक गन थमाकर कहता है, अब तुम निकल जाओ और रास्ते में किसी को भी लिफ्ट मत देना, हमें नहीं पता कौन अपना है और कौन दुश्मन। उधर फेडरिक फाइनेंस मिनिस्टर ऑस्कर को लेने उनके दफ्तर पहुंचता है। जर्मन सेना बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर होती है, लेकिन फेडरिक वक्त रहते उन्हें वहाँ से निकाल लेता है। तभी मेजर आटो अपने सैनिकों के साथ सेंट्रल बैंक पहुंचता है। वह गवर्नर को बड़े आराम से कहता है, हम यहाँ शांति के साथ आए हैं, हमें नॉर्वे पसंद है, इसलिए बेहतर होगा कि आप भी सहयोग करें। गवर्नर तिजोरी खोल देता है, लेकिन जब मेजर आटो अंदर झांकता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तिजोरी खाली है। गुस्से में वह गवर्नर को बंदी बना लेता है। पूरे शहर में अब भगदड़ मच चुकी है, लोग जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। इधर एक गाड़ी जो सोने से भरी हुई थी, उसमें कुछ नागरिक जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंगवार बंदूक तानकर उन्हें पीछे हटा देता है। शाम होते होते सभी गाड़ियां लिलहैमर पहुंच जाती है, जहां सारा सोना बैंक की एक ब्रांच में रखा जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर इंगवार को पता चलता है कि जिस आदमी के साथ वह आया था वो गायब है। पूरी रात वह उसी गाड़ी में बैठा उसका इंतजार करता है। दूसरी तरफ ऑस्कर फेडरिक को एक नया मिशन सौंपता है। वो कहता है, सोना अब भी खतरे में है, हमें इसे पश्चिमी तट तक पहुंचाना होगा। ब्रिटिश ने भी हमारी मदद करेगी, अब ये मिशन तुम्हारे हाथ में है। फेडरिक कहता है, मेरा परिवार केबिन में है। ऑस्कर गंभीर होकर कहता है, अगर जर्मनों को पता चला कि तुम इस मिशन में शामिल हो तो तुम नॉर्वे के मोस्ट वांटेड बन जाओगे, तुम्हारे परिवार को देश छोड़ना होगा। फेडरिक भारी मन से तैयार हो जाता है। अब वो उस बैंक में पहुंचता है जहां सोना रखा गया है, लेकिन बैंक मैनेजर तब तक कोई मदद नहीं करता जब तक वह गवर्नर से पुष्टि नहीं कर लेता। गवर्नर इस वक्त जर्मनी की गिरफ्त में है, लेकिन अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मेजर आटो उस पर दबाव बनाता है, थप्पड़ मारता है और कहता है, बताओ सोना कहाँ है। उसी वक्त कुछ बच्चे उससे मिलने आते हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने इंगवार और उसके साथी हेनरी की बातों को सुना था। बच्चे जानकारी दे देते हैं और अब मेजर आटो जान चुका है कि सोना कहाँ छिपा है। उधर फेडरिक की बहन, जो अब एक वॉलेंटियर बन चुकी है, उससे मिलने आती है। वो भी इस मिशन में उसका साथ देने को तैयार है। इसी बीच नॉर्वे की फौज भी जुट जाती है और एक नया कमांडर सुंडेक मिशन की कमांड को संभालता है। अब मिशन शुरू होता है। सोना फिर से दूसरी जगह ले जाना है, लेकिन तभी एक नया पेंच आता है। बैंक मैनेजर तिजोरी का पासवर्ड भूल चुका है। कई कोशिशों के बाद भी तिजोरी नहीं खुलता, तो फैसला लिया जाता है कि दरवाजा एक्सप्लोसिव से उड़ाया जाएगा। लेकिन बैंक मैनेजर जिद पर अड़ा है, वो आखिरी बार कोशिश करना चाहता है। फेडरिक उसे समझाता है, अगर हमने दरवाजा नहीं खोला तो जर्मन उसे उड़ा देंगे और हमारे पास वक्त नहीं है। मैनेजर आखिरी बार कोशिश करता है और इस बार दरवाजा खुल जाता है। अब सभी लोग मिलकर सोने की पेटियों को फिर से गाड़ियों में लोड करते हैं और समय रहते रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं।
फेडरिक खुद हर एक कैरेट की गिनती करता है और ट्रेन में रखवाता है। मेजर को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि वक्त की कमी थी, लेकिन फेडरिक की ईमानदारी और जिम्मेदारी ही वो चीज थी जिसने उसे बाकी सबसे अलग बना दिया। मेजर अब इंगवार और एंड्रियास को एक फ्लेयर गन देकर आगे भेजता है ताकि अगर कोई खतरा दिखे तो वो तुरंत सिग्नल कर सके। दोनों जंगलों के रास्ते आगे बढ़ते हैं और तभी उनकी नजर एक शख्स पर पड़ती है जो एक पुल से नीचे रस्सी के सहारे लटका हुआ था। एंड्रियास पास जाकर देखता है वो एक जर्मन सोल्जर है, शायद खराब लैंडिंग की वजह से फंस गया था, लेकिन तभी वह अचानक जिंदा हो उठता है और एंड्रियास पर हमला कर देता है। संघर्ष के बीच सोल्जर की जेब से एक ग्रेनेड नीचे गिरता है और तेज धमाके के साथ उसका शरीर उड़ जाता है। एंड्रियास बाल बाल बचता है, लेकिन धमाके की आवाज सुनकर कुछ स्थानीय लोग वहां पहुंचते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। कुछ समय बाद वही ट्रेन वहां से गुजरती है। ट्रेन को रोका जाता है, लेकिन राहत की बात ये थी कि ये लोग नॉर्वेजियन सोल्जर थे। वो बताते हैं जर्मन प्लेन्स ऊपर से लगातार निगरानी कर रहे हैं, अब तुम्हें और सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अब कारवां आगे बढ़ता है, जर्मन प्लेन्स पीछा कर रहे हैं, इसीलिए सब लोग ट्रेन को एक सुरंग में छिपा देते हैं और रात का इंतजार करते हैं। उधर जर्मन कमांडर को अब भनक लग चुकी है कि नॉर्वेजियन सेना सोना ट्रेन से बाहर निकालकर विदेश ले जाने की कोशिश कर रही है। अंधेरा होते ही फेडरिक ट्रेन को रवाना करने का आदेश देता है। अगली सुबह ट्रेन अचानक रास्ते में रुक जाती है। सब सोल्जर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और तभी एक लड़की बिना हथियार के ट्रेन की ओर आती है। फेडरिक देखता है वो नीनी है, उसकी बहन। वो बताती है ब्रिटिश सोल्जर हमारा इंतजार कर रहे हैं, वेस्ट कोस्ट का रास्ता साफ है। कई घंटों का सफर तय करने के बाद आखिरकार ट्रेन वेस्ट कोस्ट पर पहुंच जाती है और वहां एक ब्रिटिश जहाज उनका इंतजार कर रहा होता है। अब फेडरिक सोनी की पेटियों को ट्रेन से जहाज पर शिफ्ट करवाना शुरू करता है, लेकिन एक बार फिर मेजर और फेडरिक के बीच बहस हो जाती है। मेजर कहता है हम सिर्फ सीलबंद क्रेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तुम्हें हर बार गिनने की जरूरत नहीं है। लेकिन फेडरिक अड़ा रहता है, मैं लिस्ट बिना पूरा किए कुछ नहीं भेजूंगा, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो एक एक पेटी की फिर से गिनती शुरू करवा देता है। तभी आसमान में एक गड़गड़ाहट गूंजती है। जर्मन बॉम्बर्स वहाँ पहुँच चुके थे और फिर होता है आतंक का हमला। बम गिरते हैं, गोलियां चलती है, हर कोई जान बचाने की कोशिश में भागता है। अब तक लादी गई पेटियां जहाज पर थी, लेकिन जो बची हुई थी उसके साथ सब लोग ट्रेन में लौटते हैं। हमले में ट्रेन की कई बोगियां तबाह हो जाती हैं और कुछ लोग घायल भी होते हैं। हमले के बाद जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है तो सोल्जर आग बुझाने की कोशिश में लग जाते हैं। उसी वक्त मेजर गुस्से में फेडरिक पर चिल्लाता है, अगर तुम हर क्रेट की गिनती नहीं कराते तो आज सारा सोना उस जहाज पर होता। वो खुद भी इस नुकसान से टूट चुका था। वो एंड्रियास के पास जाता है जो इस हमले में मौत के मुंह से बचकर निकला था। फेडरिक की आंखों में पछतावा और दर्द दोनों थे। तभी नीनी आती है और बताती है ब्रिटिश सेना ने अब हमसे संपर्क तोड़ लिया है, वो सेंट्रल बैंक को बिना बताए रवाना हो चुके हैं। अब एक नई जिम्मेदारी सामने थी। नीनी कहती है मुझे खुद वहाँ जाना होगा, उन्हें ढूंढना होगा। जाने से पहले वो फेडरिक को एक फोन नंबर देती है, उस जगह का जहाँ उसकी पत्नी और बेटी सुरक्षित थी। फेडरिक फोन मिलाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहाँ न सिर्फ देश का खजाना दांव पर था, बल्कि एक पिता, एक पति और एक अफसर का दिल भी। हमले के बाद जहाँ सब कुछ बिखर गया, वहीं उम्मीद की एक नई किरण भी जगी। अब सोल्जर फिर से जुटते हैं। ट्रेन की टूटी छत को ठीक किया जाता है और बिखरा हुआ सोना फिर से पेटियों में भरा जाता है। शाम होते ही नीनी वापस लौटती है। वो अपने साथ मछलियां लाई थी, कुछ खाने को और साथ में एक अहम खबर भी। वो बताती है ब्रिटिश से दोबारा संपर्क हो गया है, जल्दी कॉल आने वाला है। लेकिन अब मुझे एक नया मिशन मिला है गवर्नमेंट को पैसे पहुंचाने का, क्योंकि नॉर्वे की सरकार अब देश छोड़ रही है। अब अगली सुबह ब्रिटिश का फोन आता है। वो बताते हैं एकमात्र जहाज तैयार है जो देश के राजा और गवर्नमेंट को मोल्डे से निकालेगा और सारा सोना भी इसी जहाज में जाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि ट्रेन से मोल्डे तक पहुंचना नामुमकिन था। अब जरूरी थी गाड़ियों की, और वो भी कई सारी। टीम शहर की तरफ दौड़ पड़ती है गाड़ियों का इंतजाम करने। मेजर दोबारा ऑर्डर देता है, इस बार कोई गिनती नहीं होगी, पेटियां सीधा ट्रेन से निकालकर गाड़ियों में लोड करो। लेकिन फेडरिक इस बार भी अड़ जाता है। वो कहता है अगर इस मिशन को कोई चीज चला रही है तो वह डिसिप्लिन और ऑर्डर। गिनती जरूरी है, चाहे जर्मन आए या मौत। सोल्जर्स फेडरिक की बातें सुनकर मेजर की नहीं उसकी सुनते हैं। अब हर पेटी की लिस्टिंग के बाद गाड़ियों में लोडिंग शुरू होती है और इंगवार जो सेंट्रल बैंक में काम करता था वो खुद एंट्री में मदद करता है। सारा सोना लोड हो जाता है और अब मिशन बढ़ता है मोल्डी की ओर। उधर जर्मन ऑफिसर स्टेशन पहुंचता है, लेकिन ट्रेन पूरी तरह खाली थी। गुस्से से बौखलाया वो अपने पायलट से कहता है अगर एक से ज्यादा गाड़ियां दिखे तो मुझे रिपोर्ट करो, वो लोग यहीं कहीं हैं। दरअसल फेडरिक पहले से जानता था कि जर्मन पीछा कर रहे हैं, इसीलिए सब लोग अलग अलग रास्ते से निकलते हैं ताकि ट्रैक करना मुश्किल हो। लेकिन रास्ते में एक बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है। नीनी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और काफी कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं निकलती।
तभी टीम का एक मेंबर जो असल में नॉर्वे का मशहूर कवि था, पास के फार्म हाउस से 2 घोड़े लेने आता है। अब इंसान और जानवर मिलकर उस गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालते हैं। फेडरिक और बाकी लोग अब उस जगह पहुंचते हैं जहां फेरी गाड़ियों को तट पार करवा रही थी, लेकिन अभी भी एक गाड़ी बाकी थी जिसमें एंड्रियास और इंगवार थे और उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो चुकी थी। उधर जर्मन सैनिक टायर के निशान फॉलो करते हुए उनके बेहद करीब पहुंच चुके थे। अब मेजर सुंडेक कहता है हमें अब इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें निकलना होगा, लेकिन फेडरिक साफ कहता है हम पीछे किसी को नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर उम्मीद की एक और किरण फूटती है। एंड्रियास और इंगवार गाड़ी को किसी तरह स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा आसमान से आता है। एक जर्मन प्लेन उन्हें निशाना बनाता है, गोलियां चलाती है और हमला होता है, लेकिन जान पर खेलकर धूल, आग और धमाकों के बीच से निकलते हुए वो दोनों आखिरकार फेरी तक पहुंच जाते हैं। अब पूरा कारवां समंदर के उस पार जाने को तैयार था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही फेरी रवाना होती है, पीछे से जर्मन दुश्मनों का हमला शुरू हो जाता है। फेरी को निशाना बनाकर गोलियों की बौछार और आसमान से फाइटर प्लेन बम बरसाने को तैयार, लेकिन किस्मत इस बार फेडरिक और उसकी टीम के साथ थी। फेरी दुश्मनों की पहुंच से दूर निकल जाती है और जर्मन कमांडर मायूस मगर अब भी जिद्दी, वो दांतों को पीसते हुए कहता है अगर वो लोग मोल्डे पहुंच गए तो सोना हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। मुझे एक प्लेन दो, मैं खुद देखना चाहता हूँ उनकी तबाही। उधर फेडरिक और टीम मोल्डे पहुँचती है, लेकिन वहाँ तबाही का मंजर था। घर जल रहे थे, लोग भाग रहे थे और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। फेडरिक को नीनी मिलती है, वो कहती है तुम्हें जल्दी करनी होगी, जहाज सिर्फ राजा और सरकार के लिए रुका है। मेरा मिशन अब भी अधूरा है, बैंक का दरवाजा नहीं खुल रहा जहाँ पैसे रखे हैं। फेडरिक फौरन एक्शन में आता है, सोने की पेटियों को जहाज में लोड करना शुरू करता है, लेकिन तभी नॉर्वे के राजा खुद वहाँ पहुँचते हैं। फेडरिक कहता है 18 टन सोना अभी बाकी है, थोड़ी मोहलत चाहिए, अब देर नहीं हो सकती। अगर तुम बचा हुआ सोना बचाना चाहते हो तो खुद जिम्मेदारी लो। और फिर जर्मन बॉम्बर्स का हमला दोबारा शुरू हो जाता है। इसी बीच फेडरिक और नीनी मिलकर बैंक का दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर से कैश के बैग्स निकालते हैं और बाहर लाते हैं, लेकिन इसी अफरा तफरी में एंड्रियास इंगवार को बचाने के चक्कर में गोली खा लेता है। बमबारी तेज होती है और आखिरकार ब्रिटिश जहाज भी रवाना हो जाता है। सुबह होते ही सबको एंड्रियास की मौत की खबर मिलती है। इंगवार टूट चुका था और मेजर कहता है हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया, अब वक्त है आगे बढ़ने का। अब वो लोग बचा हुआ सोना फिर से गाड़ियों में लादते हैं, लेकिन इस बार फेडरिक के पास कोई प्लान नहीं था। वो कंफ्यूज था, इतना सोना और रास्ता कोई नहीं। तभी वो एक गाँव में पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ के लोग डरे हुए थे। खून लगी पेटियां, हथियार बंद सोल्जर, उन्हें शक होता है कि ये जर्मन है। फेडरिक आगे बढ़कर कहता है हम दुश्मन नहीं, हम नॉर्वे के लिए लड़ रहे हैं। ये गवर्नमेंट का सोना है जिसे उत्तर ले जाना है, हमें आपकी मदद चाहिए। गाँव के मछुआरे उनका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। अब सब लोग मिलकर सोने की पेटियां फिशिंग बोट में रखते हैं और नॉर्थ की तरफ निकलते हैं, लेकिन आसमान में मंडराता है एक बार फिर जर्मन प्लेन। जैसे ही वो बोट के ऊपर आता है, सभी लोग बोट में छिप जाते हैं, लेकिन मछुआरों की बोट देखकर जर्मन मेजर को शक नहीं होता और वह इस बार भी खाली हाथ लौट जाता है। वो हार मानते हुए कहता है मैं हार चुका हूँ, मुझे घर ले चलो। इधर फेडरिक और उसकी टीम की मेहनत रंग लाती है। नॉर्वे का पूरा गोल्ड अब तक सुरक्षित था। नीने एक और खबर लाती है, तुम्हारा परिवार स्वीडन पहुँच चुका है और पूरी तरह सुरक्षित है। फेडरिक अपनी बहन को गले लगा लेता है और वहाँ खत्म होती है ये ऐतिहासिक जंग। फिल्म के जंग में बताया जाता है कि आखिरी 18 टन सोना 1 महीने बाद ट्रांसो पहुँचा, जहाँ वो इंग्लैंड भेजा गया। जब युद्ध खत्म हुआ और नॉर्वे में दोबारा सरकार बनी, तो यही सोना देश की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में सबसे बड़ी ताकत बना। तो दोस्तों, ये थी नॉर्वे के इतिहास की सबसे साहसी कहानी। मिलते हैं एक नई दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।